दोस्तों, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड जो न्यूज आजकल वायरल है, मतलब जो जिसकी वजह से तमाम लोग सड़कों पे उतर चुके हैं, तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इसमें बदलाव होना जरूरी है, आवश्यक है। वो आखिर न्यूज क्या है? वो न्यूज एक्चुअली तीन चीज़ों पे टिका हुआ है। एक, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी। दूसरा, हमारा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हमारे देश में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उस पे टिका हुआ है। और तीसरा है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अर्थात इस न्यूज को समझते हैं कि हमारे देश में जितने भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं ऑल ओवर द कंट्री, उसमें ये माना जा रहा था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन लाया है, एक रेगुलेशन ला दिया है। वो रेगुलेशन, पहली तो बात यहाँ पे ये समझते हैं, ये कोई एक्ट नहीं है, एक्ट तो बन चुका है। यूजीसी एक्ट एक एक्ट के तहत वो बनाई जा चुकी है, तो उससे हमको नहीं मतलब है। उस एक्ट के तहत ही वो क्या यूजीसी ने एक रेगुलेशन लाया है। उस रेगुलेशन में वो एड्रेस किस चीज़ को करेगी? कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करेगी। और उसमें उन्होंने ये लिखा है, यूजीसी ने ये नोटिफाई किया है कि वो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे एड्रेस की जाएगी। तो उसके लिए एक इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी और वो इक्विटी कमेटी पनिशमेंट डिसाइड करेगा। अगर किसी ने भी किसी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया है यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेजेस में, तो उसको पनिश किया जाएगा। और वो पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा हार्श हो सकता है। आपको कॉलेज से डिबार किया जा सकता है, आपको जितने भी डिग्री मिले हैं आपको उससे ऑफर करने से मना किया जा सकता है। मतलब आपको कोई डिग्री नहीं प्राप्त की है, आप कोई डिग्री नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर आप किसी तरह के कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में संलिप्त पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आजकल न्यूज में है। इसी न्यूज को हम लोग वन बाय वन समझते, पूरा क्रोनोलॉजिकली समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा यहाँ तक पहुँचा कैसे। तो हम लोग इसको शुरू से स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हमारे देश का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसका क्या है, कैसा रूपरेखा है, कि कैसे लेवल पे काम करता है। तो हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है वो 3 लेवल पे काम करता है। एक तो है प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे जो बोलते हैं हम लोग, जिसको हम लोग प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन सिस्टम बनाई गई है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम। एक थर्ड लेवल का सिस्टम है जिसको हम लोग बोलते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम। ये जो हायर एजुकेशन सिस्टम है, आज का ये जितना भी आज का ये लेक्चर है ये इसी इंस्टीट्यूशन के लिए है, हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए है। इस हायर एजुकेशन सिस्टम को सुपरवाइज करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। उसका फुल फॉर्म है जिसको शॉर्ट में हम लोग यूजीसी भी बोलते हैं। इसी बॉडी पे आज पूरा चर्चा होने वाला है। ठीक है, तो यूजीसी हम लोग समझते हैं कि है क्या। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया, जिसका ध्येय वाक्य है ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। आखिर इसने क्या कर दिया है आज? इसको पहले क्रोनोलॉजिकली समझते हैं कि ये पहले तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आता कैसे है और उसने अभी जो ये कांड किया है उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन सबसे पहले 1944 से इसका इतिहास शुरू होता है। किसके? सर्जेंट के रिपोर्ट के साथ। सर्जेंट रिपोर्ट 1944 में आता है और उस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि एक एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए हमारे पास, एक हायर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जिसके तहत हम लोग पूरा डिसाइड कर सके उसका एडमिशन, उसमें कैसे एजुकेशन सिस्टम रहेगा, उसका एनवायरनमेंट कैसा होगा। ठीक है, ये सारा कुछ एक सर्जेंट रिपोर्ट के साथ आया। फिर उसके बाद 1945 का समय आता है जिसमें हम लोग एक यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी बनाते हैं। कमीशन नहीं बना हुआ है अभी, ये ओनली एक कमेटी, छोटी बॉडी होती है कमेटी, कमीशन के रिस्पेक्ट में। तो एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी का काम दिया गया, अलीगढ़, बनारस और दिल्ली यूनिवर्सिटीज़। इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी कॉलेज रिलेटेड इन्वायरमेंट, वहाँ के एजुकेशन, उससे रिलेटेड जो काम दिया गया वो दिया गया यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी को। फिर आता है समय 1947 का। 1947 में इस कमेटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन 3 यूनिवर्सिटी से बढ़ा के अब जितने भी यूनिवर्सिटी 1947 तक बनाए गए थे भारत में, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दिया गया।
फिर आता है 1948 का समय। 1948 के समय एक कमीशन बनाई गई जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, और उसको हेड कौन कर रहा था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नेतृत्व में जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाई गई, उन्होंने ये रिकमेंड किया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट जो कमेटी है इसको चेंज करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना दिया जाए, पूरा एक फुल बॉडी बना दिया जाए, और वो कमीशन फिर पूरे यूनिवर्सिटी जितना भी इंडिया में यूनिवर्सिटी उसको सुपरवाइज करने का काम करेगी। यही इन्हीं का रिकमेंडेशन 1953 में जाके लागू किया गया। 1953 में पहली बार मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को लॉन्च किया दिसंबर 28, 1953 को। यहीं से शुरुआत हुआ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एज ए बॉडी के रूप में। फिर इसी बॉडी को नवंबर 1956 में इस यूजीसी को ऑफिशियली स्टेबलाइज किया गया एज ए स्टेचुटरी बॉडी। स्टेचुटरी बॉडी मतलब इसको एज ए एक्ट के तहत, यानी यूजीसी एक्ट के तहत यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को एज ए बॉडी स्टेब्लिश किया गया। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 भी इसको बोला जाता है। तो अब तक यहाँ हम लोग जाने कि 1944 से ये कहानी शुरू होकर 1956 तक ये पूरी तरह से यूजीसी एक बॉडी के रूप में स्टेब्लिश हो गई है। तो अब ये जो बॉडी स्टेब्लिश हुई 1956 से लेकर आज तक 2026 तक, इन्होंने ही हमारे पूरी यूनिवर्सिटी सिस्टम को रेगुलेट किया, सुपरवाइज करने का काम किया। लेकिन आज ये मामला तूल पकड़ा, तब तूल पकड़ा इसका शुरुआत हुआ फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 में होता क्या है कि यूजीसी एक ड्राफ्ट लाती है, और वो ड्राफ्ट क्या है, यूजीसी ने एक ड्राफ्ट ऐसा बनाया जिसमें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना था। उसका मूल उद्देश्य था कि इंडिया के कॉलेजेस में जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसने एक ड्राफ्ट बनाया। उस ड्राफ्ट में उन्होंने कुछ चीज़ों को शामिल किया। पहला ये है कि उन्होंने उस ड्राफ्ट में ओबीसी को विक्टिम लिस्ट से बाहर रखा। मतलब कि ओबीसी के लिए नहीं माना गया कि उनके साथ भी कोई किसी तरह का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इस लिस्ट में, विक्टिम लिस्ट में ओनली एससी या एसटी ही हो सकते थे। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि इस ड्राफ्ट में डिस्क्रिमिनेशन को अच्छी तरह से डिफाइन नहीं किया गया था। ये इसका क्रिटिसिज्म बोल सकते हैं, ड्रॉबैक बोल सकते हैं। खैर, उस ड्राफ्ट को पब्लिक सजेशन के लिए ही बाहर लाया गया था कि पब्लिक सजेस्ट करे, उसमें और सुधार किया जा सकता है। तो उस ड्राफ्ट में डिस्क्रिमिनेशन का अच्छा डिफिनेशन नहीं था। तीसरी बात क्या थी कि इसमें एक और प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट डाली गई थी कि अगर कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अगर किसी तरह का फॉल्स कंप्लेंट करता है डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड, तो उससे उस पे फाइन हो सकता है। अगर गलत कंप्लेंट पाई गई तो उसको फाइन देना पड़ेगा। तो ये 3 प्रोविजन फरवरी 2025 में उस ड्राफ्ट में लाया गया था। लेकिन आता है समय जनवरी 14, 2026 का। ठीक है, 2026 में जनवरी 14 में फाइनली यूजीसी ने एक रेगुलेशन ला दिया, उसको नोटिफाई कर दिया उस रेगुलेशन को। अब उस रेगुलेशन में क्या कर दिया जिसकी वजह से बवाल हो गया, उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, इस रेगुलेशन को क्या नाम दिया गया? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026। यानी कि 2026 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन लाया गया। यह अपडेट था एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन, जो कि 2012 से ही चली आ रही है। 2012 से हम लोग एंटी डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड रेगुलेशन लाते हैं, उसी में एक तरह का ये अपडेट है। ठीक है, तो ये जो फाइनल नोटिफाइड वर्जन है इस रूल का, उसमें क्या किया गया, चेंज क्या लाया गया कि यूजीसी ने इंक्लूड कर लिया ओबीसी को भी अंडर द एम्बिट ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ड्राफ्ट में जिस ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में, उसमें भी अब ओबीसी को भी शामिल कर दिया गया। मतलब अब एससी, एसटी और ओबीसी इन तीनों को विक्टिम माना गया कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का। फिर ड्रॉप्ड द प्रोविजन ऑफ फॉल्स कंप्लेंट। ड्राफ्ट में इन्होंने डाला था कि किसी तरह का फॉल्स कंप्लेंट के केस में फाइन की प्रोविजन डाली जाए, लेकिन फाइनल प्रोविजन में इसको ड्रॉप कर दिया गया, यानी उसको हटा दिया गया। फिर क्या किया गया? द डिफिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन एक्सपेंडेड। 2012 में जो डिस्क्रिमिनेशन का डेफिनेशन था कि किस किस वे में डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसके डेफिनेशन को भी एक्सपेंड कर दिया गया और ज़्यादा एक्सपेंड किया गया।
ठीक है, तो इसको हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। पहला चीज देखते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने क्या बोला। इनके तहत यानी यूजीसी के इस न्यू नोटिफिकेशन के तहत क्या है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो ओनली होगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ट्राइब अगेंस्ट द मेंबर ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास। मतलब ये 3 क्लास के तहत अगर किसी भी तरह का कास्ट या ट्राइब बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा तो उसको हम लोग मानेंगे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इन्होंने एक पूरा क्लियर डेफिनेशन दे दिया कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का। और उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन को भी डिफाइन किया, क्या कहा, एंड एनी अनफेयर, डिफरेंशियल और बायस्ड ट्रीटमेंट, ठीक है, और एनी सच एक्ट अगेंस्ट एनी स्टेक होल्डर वेदर एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। मतलब अगर वो इम्प्लिसिट भी रहा, मतलब उसको लग गया कि अंदर से हमको डिस्क्रिमिनेट करना चाह रहे हैं, तब भी वो मामला डिस्क्रिमिनेशन में जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी और एनी ऑफ द। मतलब डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन को पूरी तरह से एक्सपेंड कर दिया गया। मतलब आप इम्प्लिसिटली भी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो एससी, एसटी और ओबीसी के साथ। डिस्क्रिमिनेशन को वुड इंक्लूड करेगा एनी डिस्टिंक्शन, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन और प्रिफरेंस विच इज द पर्पस और इफेक्ट ऑफ नलिफाइंग और इम्पेयरिंग इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन एजुकेशन। मतलब ये कह रहा है कि अगर यूजीसी को मतलब इक्विटी कमेटी को किसी भी तरह से ये लगा कि आप एक्सक्लूड कर रहे हो, मतलब किसी भी कास्ट बेस्ड मतलब एससी, एसटी, ओबीसी वाले लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हो, उनमें लिमिट लगा रहे हो कि वो मतलब किसी तरह का लिमिटेशन है उन पे, या आप प्रीफर कर रहे हो कि मतलब उनकी जगह किसी जनरल कैटेगरी को प्रीफर कर लिए, इस सिचुएशन में भी वो क्या कर लेगा, अगेंस्ट द इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट माना जाएगा और इसको भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत ही रखा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के तहत रखा गया। मतलब पूरी तरह से डिफाइन कर दिया गया कि किस किस रूप में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। इसके बाद एक इक्विटी कमेटी बनाने का भी बात कहा गया। इक्विटी कमेटी ने क्या कहा कि इक्विटी कमेटी एक बनाई जाएगी और ये इक्विटी कमेटी को हेड कौन करेगा, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, उस इंस्टीट्यूशन का जो हेड होगा वो उसको हेड करेगा। और उस कमेटी में जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ओबीसी का होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी का होगा, एससी, एसटी एंड वोमेन का होगा। इसमें कहीं से भी किसी भी अनरिजर्व्ड या जनरल कैटेगरी के लोगों को आना ही नहीं है उसमें। मतलब कि अब देखिए, आप सिंपल सी एक बात समझिए, हमने एक कमेटी बना दी और वो कमेटी ये डिसाइड करेगा कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ या नहीं हुआ। तो भाई एक तो विक्टिम है एससी, एसटी, ओबीसी, तो भाई कोई करने भी तो वाला है डिस्क्रिमिनेशन, कोई करने भी तो वाला है। तो अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन करने वाला है, एक उसका विक्टिम है, तो दोनों बॉडी का तो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ना उसमें, इक्विटी कमेटी में, तभी तो डिसाइड होगा कि हाँ एक्चुअल में सही क्या है। तो इन्होंने क्या किया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लागू कराने के लिए जो कमेटी बनाई उसमें ओनली विक्टिम साइड के ही लोगों को शामिल किया और जनरल के लोगों को इस कमेटी से ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, और इसमें ये प्रोविजन लाई गई कि जो इक्विटी कमेटी होगी वो सबमिट करेगी बाई एनुअल रिपोर्ट, मतलब साल में 2 बार इनको रिपोर्ट सबमिट करना है कि ये उस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड क्या कर रहे हैं और उनके कॉलेज की क्या स्थिति है। और इस जो कमेटी है वो साल में एटलीस्ट 2 बार उनको मिलना होगा, एक साथ मिलेंगे और उस पर चर्चाएं होंगी कि क्या चल रहा है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में, डिस्क्रिमिनेशन क्या स्थिति है, उससे रिलेटेड चर्चाएं होंगी। और उस कमेटी को एक एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करना होगा यूजीसी को, एनुअल बेसिस पे एक रिपोर्ट यूजीसी को भी सबमिट करना होगा इस पूरे कमेटी में जो जो कार्य किए गए उससे रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद एक मॉनिटरिंग पैनल बनाई जाएगी। ये मॉनिटरिंग पैनल क्या डिसाइड करेगी कि जो भी चीज़ें जो इक्विटी हम लोग कमेटी बनाए हैं और वो किस लिए बनाए हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करने के लिए, तो क्या ये किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, मतलब वो अच्छे से सिस्टम चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी एक पैनल बनाई जाएगी। और ये मॉनिटरिंग पैनल को एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ये साल में एटलीस्ट 2 बार मिले, एक साथ मीटिंग करे और डिसाइड करे कि इसमें क्या चेंजेस या प्रोविजन आ सकते हैं। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, इरेडिकेट, पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना है और प्रमोट करना है इक्विटी को। ठीक है, इसका मेन मॉनिटरिंग पैनल का, यानी कि ओवरऑल बोलिए कि इस रेगुलेशन का ही मेन
काम क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करना है, प्रमोट इक्विटी। और अगर कोई इंस्टीट्यूशन इससे नॉन कंप्लायंस पाया गया तो उस हायर एजुकेशन को डिबार किया जा सकता है यूजीसी स्कीम से। उनको मतलब कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, कोई फंड नहीं किया जाएगा, उनके द्वारा जो भी डिग्रियां दी गई उनको रद्द कर दी जाएंगी, ठीक है। उनसे जो भी लर्निंग प्रोग्राम वो करा रहे हैं वो सभी कुछ रद्द कर दिया जाएगा। मतलब उनको एक सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, जो भी हायर एजुकेशन सिस्टम है उनसे बाहर कर दिया जाएगा इन केस अगर आप किसी तरह का नॉन कंप्लायंस दिखाएं इस पूरे सिस्टम में। तो इस प्रकार से ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। मतलब हमारे देश के जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको सुपरवाइज करने का काम जो यूजीसी को दिया गया है, वही यूजीसी एक ऐसा रेगुलेशन लेकर आई है जिसमें कि जो भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसको एड्रेस करने के लिए एक कमेटी जो बना रही है, उस कमेटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो मेन सवाल का मुद्दा है, जिसमें कि ओनली विक्टिम साइड के लोगों को उसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया, लेकिन उसमें जो अनरिजर्व जिसके द्वारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा उसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं बनाया गया है। और इसके साथ साथ जितने भी फॉल्स केसेस भी हो सकते हैं उस सिचुएशन में किसी भी तरह का कंप्लेन, किसी भी तरह का फाइन का प्रोविजन नहीं रखा गया है। और यही मेन मुद्दा है हमारे आंदोलन का, या जितने भी छात्र आंदोलन में आ गए हैं या जितने भी छात्र सड़कों पर आए हैं या जो मांग कर रहे हैं, उनका यही मांग है कि इसी में बदलाव लाया जाए, इसी में चेंज लाया जाए। थैंक यू एंड वेरी मच।